खबर में खुश आमदीद, मेरे साथ आ रहा हूँ बड़ी खबर, मैं हूँ सईद काजी। कुछ अहम खबरें। बिल जो पेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर समाअत शुरू कर दी है। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बेंच जो है समाअत इसकी मुलतवी कर दी गई है। देखें इसमें क्या सिलसिला है। कुछ माहिरीन होंगे हमारे साथ, इस हवाले से रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। कायमा कमेटी ने पैसे देने से इनकार कर दिया है, तो क्या उनकी भी नाअहली होगी या क्या सिलसिला होगा। सदर मोहतरम का कहना है कि मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए। उन्हें ये खदशात क्यों हैं और ये किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं। और IMF तो खैर हमें अब लंबी कहानी सुना रहा है। कोई दोस्त मुल्क भट्टी साहब गारंटी देने के लिए हमें तैयार नहीं है, लेकिन ये सिलसिला ये है कि बड़ा अहम है ये सिलसिला। आप क्या देखते हैं? एक तो बात आपने मुझे बताई कि 2 जज साहिबान अगले हफ्ते कराची रजिस्ट्री में केसेस सुनेंगे, तो ये अब सिलसिला लंबा चलेगा या क्या है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब देखें, अब तक जो हालात व वाक़यात हैं, किसी भी कीमत पर PDM का हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन नहीं कराना चाहता, चाहे आइन में लिखा है नहीं लिखा, सुप्रीम कोर्ट हुक्म फरमाती है नहीं फरमाती, वाशगाफ लफ्जों में इससे इख्तलाफ कर चुके हैं। अब तो करारदातों में फैसला होता है कि मुल्क के जज साहबान कौन। सब एक खबर देनी है, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी तौर पर इस एक्ट पर अमल दरामद से रोक दिया है। ये यानी खबर मुझे अभी बताई जा, ये एक बड़ी खबर आई है, इस वक्त आई है। तो इसका मतलब यह है कि गैर यानी इस पे अब अमल दरामद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये अब आपका एनालिसिस क्या बनता है? एक फैसला है, हुकूमत ने बाजिद है कि सुप्रीम कोर्ट कहे, आइन कहे, मुल्क खुदा न खास्ता नुकसान होता है, फायदा होता है, हमने इलेक्शन नहीं कराने। आज सेनेट की कायमा कमेटी ने भी कहा जाओ भाग जाओ, हम पैसे नहीं देते। अब यह मुमकिन नहीं हो सकता, या अदलिया का वकार रहेगा या माफिया राज रहेगा, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। अब कहा सब 2 मिनट हैं आपके पास, आपका कीमती वक्त है, 35 मिनट है। आज हुकूमती इत्तेहाद के मुख्तलिफ लीडरान, मुझे बड़ा दुख हुआ कि बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कहते हैं ये होते कौन है चीफ जस्टिस साहब, हम इस बेंच को नहीं मानते। यार आप किस कैपेसिटी में ये लफ्ज कह रहे हो? 8 रुकनी बेंच है। इमरान खान की हुकूमत 2022 में गई 3 अप्रैल का, इस सब 2022 को छुट्टी वाले दिन सोमोटो लिया। उस बेंच में कौन थे? पहले 3 बेंच थे, फिर 5 रुकनी बेंच था। उमर अताब बंदयाल साहब इस बेंच में भी है, जस्टिस मोहतरम मुनीब अख्तर साहब इस बेंच में भी है, जस्टिस मोहतरम एजाजुल हसन साहब इस बेंच में भी है। आप 5 रुकनी बेंच का फैसला मानते हो, 8 रुकनी बेंच ने समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा है हमारे पार्लियामेंट का बहुत ज्यादा एहतराम है, लेकिन अदलिया की आजादी पर अहम नुक्ता उठाया गया है। इस तरह इस जो हुकूमत चाह रही है, 8 रुकनी बेंच पे ये एतमाद नहीं कर रहे। ये आज उन्होंने समाअत की थी, 4 मुख्तलिफ पिटिशनर थे। जब पिछले साल छुट्टी वाले दिन सोमोटो लिया, सिर्फ 5 जज साहबान ने फैसला किया, उनमें भी ये मोहतरम उमर अताब बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन, मुनीब अख्तर साहब थे। ये तो यार अनबिलीवेबल, ये जंगल में भी नहीं होता। अच्छा बड़ी साहब, इम्तियाज सिद्दीकी साहब जो कि इस में इसको रिप्रेजेंट यानी कर रहे हैं, पिटीशन भी लेके गए हैं, वकील हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज सिद्दीकी साहब। एक तो फौरी तौर पर जो अभी खबर आई है कि इस एक्ट या कानून तो अभी नहीं बना, बिल है, इस बिल पर अमल दरामद रोक दिया है। इस तो एक तो वजाहत ये फरमा दें कि अब ये अगर एक्ट बन भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत इस पे अमल नहीं होगा, और फिर ये इतनी गैर महीना मुद्दत तक इसको मुलतवी भी कर दिया गया। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इम्तियाज सिद्दीकी साहब? सर, जब ये बिल पार्लियामेंट से पास हो जाए तो ये बिल नहीं रहता, ये प्रपोज्ड एनेक्टमेंट बन जाती है। और प्रपोज्ड एनेक्टमेंट का मतलब ये है कि ये अब बिल की स्टेज से आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी कानून नहीं बना, क्योंकि आर्टिकल 75 के तहत जब प्रेसिडेंट ऑब्जेक्शन लगा के वापस भेजिए और पार्लियामेंट का जॉइंट हाउस से दोबारा पास कर दे, तो फिर ये जो बिल है ये 10 दिन के अंदर या प्रेसिडेंट इसको सैंक्शन करेगा पर फोर्स, या अगर प्रेसिडेंट नहीं भी करता तो फिर ये बिल जो है ये अपने आप कानून बन जाएगा। तो इस वक्त ये प्रपोज्ड एक्ट है, इट इज़ मोर देन अ बिल बट शॉर्ट ऑफ एन एक्ट, और उसको सुप्रीम कोर्ट जो है, हमने केस लॉ पेश किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट स्टे दे सकती है, यही हमारी सदा है
कि आप इसको स्टे करें और फिर आप इसके कानूनी अच्छा भट्टी साहब, आपसे बात करते हैं, ये जो उन्होंने इस पर अमल दरामद रोक दिया है, इसकी जरा कानूनी वजाहत करेंगे? सर, अमल दरामद रोकने का मतलब है कि ये बिल अब नोटिफाई नहीं होगा। कोई भी बिल जो है वो गजट होने के बाद नोटिफाई होता है, एक्ट बनने के बाद भी, तो ये गजट होकर नोटिफाई नहीं होगा और ये नॉन इम्प्लीमेंटेबल रहेगा। अच्छा इम्तियाज साहब, थोड़ी सी गुजारिश ये है, जो खबरें आ रही थी कि हुकूमत बादिल नज़र में किसी भी सूरत में इलेक्शन नहीं कराना चाहता, और उनका ख्याल था कि अगर 20 तारीख तक सदर साहब साइन नहीं करते तो ऑटोमेटिकली ये कानून बन जाएगा। यहां तक मैं ठीक हूं सर? सर, आर्टिकल 75 के तहत आपका ख्याल दुरुस्त है, जो आपका नुक्ता नज़र है वो दुरुस्त है कि कानून जब एक दफ़ा बिल पास हो जाए और पार्लियामेंट से बाहर निकल जाए प्रेसिडेंट के सैंक्शन के लिए, तो प्रेसिडेंट उसमें दस्तखत करे ना करे, 10 दिन के बाद वो कानून बन जाएगा। यही आर्टिकल 75 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, मुबैना तौर पर जो इतला आ रही थी, हुकूमत का ख्याल था कि आज जो आप पिटिशनर गए हुए हैं इस केस में स्टे नहीं मिलेगा और 21 तारीख को कोई और जज साहबान नया बेंच बना देंगे। क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया इस हुक्म पर इम्प्लीमेंट करने के लिए? अब क्या कोई 21 तारीख को 2 सीनियर जज साहबान बेंच बना सकते हैं आईनी तौर पर, कि नहीं बना सकते? पाबंद कर दिया गया उन्हें मजीद कार्रवाई ना करने से। मेरा नहीं ख्याल सर। कानून की अमल दरामद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया है और ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। कानून की और आइन की सरीहन वायलेशन है। हमने इस पर कानूनी दलाइल पेश किए हैं और उसके ऊपर बड़ी एक लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एंटरटेन किया है। और मैंने आपको बताया ये बिल नहीं है, इस वक्त ये प्रपोज्ड एक्ट है और प्रपोज्ड एक्ट को ऑपरेशन से उन्होंने रोक दिया है। अच्छा इम्तियाज साहब, आप फरमा रहे हैं कि आपने कानूनी नुक्ते उठाए। आज तो पार्लियामेंट ने और हुकूमत ने वाशगाफ लफ्ज़ में कहा हम इस बेंच के खिलाफ करारदाद की है और ये बेंच ही लीगल नहीं है, जायज़ नहीं है। क्या बेंच बनाने का अख्तियार सियासतदानों को आईनी तौर पर मिल चुका है, या उनका ये मुतालबा गलत है कि करारदाद दी है कि हमें ये बेंच कबूल नहीं है, बेंच तोड़ा जाए, ख़त्म किया जाए, तहलील किया जाए? सर, ये उनकी बात पॉलिटिकल एक नैरेटिव के तौर पे तो ठीक वो कर सकते हैं। उनकी जो पाकिस्तान में जिसकी मर्जी है, चाहे वो जो बात करना चाहे कर सकती है, आज़ादी राय मौजूद है, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक ये बात ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर सब जुडिस हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की अमल दरामद रोक दी है। बेंच की फॉर्मेशन चीफ जस्टिस का सोल प्रेरोगेटिव है। इस पे बेशुमार पाकिस्तान में केस लॉ ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है। पिछले 20-30 सालों से 3 दहाइयों से इसके ऊपर तवातर के साथ जजमेंट आई हैं और इसमें बड़े बड़े जजों ने, बड़ी बड़ी बेंचों ने इसके ऊपर जजमेंट दिए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में और बाहर के दूसरी जुरिस्डिक्शन में भी जजमेंट्स हैं। और ये चीफ जस्टिस का सोल प्रेरोगेटिव है। बल्कि आईनी पाकिस्तान तो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर बाकी जजेस हों लेकिन चीफ जस्टिस। इम्तियाज साहब, ये रहनुमाई फरमाएं, जिस तरह अब तरमीम की गई है इस एक्ट में, इनका ख्याल है कि 3 चीफ जस्टिस साहब और 2 मजीद सीनियर जज साहबान सो मोटो भी लेंगे और बेंच भी तश्कील देंगे। तो इससे अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है इनका हुक्म, तो चीफ जस्टिस तो बेमैनी हो जाएंगे। क्या उनके पास क्या अख्तियार रह जाएगा? फिर ना वो बेंच बना सकेंगे, ना वो सो मोटो ले सकेंगे। फिर लीगली तौर पर अगर ये एक्ट मंजूर हो जाता है, एज कानून बन जाता है। सर, अगर ये एक्ट कानून बन गया तो ये अदलिया की तारीख में स्याह तरीन दिन होगा। अगर आप चीफ जस्टिस, जो कि सिंबल ऑफ दी जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसकी पावर को आप कंप्रोमाइज़ कर देंगे तो इंसाफ तो फिर नहीं पाकिस्तान में मिलेगा। लेकिन अगर यही प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो फिर 3 बंदे प्रेसिडेंट का भी पावर इस्तेमाल करें और 3 बंदे ही प्राइम मिनिस्टर की भी पावर इस्तेमाल करें और 3 बंदे ही सेनेट और नेशनल असम्बली की पावर इस्तेमाल करें, तो ये सर क्या कह सकता हूं मैं। इम्तियाज साहब और रहनुमाई करें, क्या हाई कोर्ट में, तमाम हाई कोर्ट्स में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबान ही बेंच बनाते हैं हर सो मोटो, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन जज है,
वो अपनी मर्जी से भेजता है कि वहां भी कानून होगा, 3 सीनियर मोस्ट सीनियर सेशन जज के साथ होंगे तो वो केस रेफर करेंगे। ये कोई अजीब सा कानून लग रहा है, कोई अधूरा सा, नामुकम्मल सा। नहीं सर, जो पाकिस्तान में सबॉर्डिनेट जुडिशरी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा, वो स्टैट्यूटरी बेसिस पे वजूद में आई है, कोई स्टैट्यूट उसको रेगुलेट कर रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनको पावर देता है, और हर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में जजेस ने बैठ के हाई कोर्ट रूल्स बनाए हुए हैं, उसके तहत बहुत सारी पावर्स, बल्कि ओवरवेलमिंग पावर रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस को होती है हाई कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत चीफ जस्टिस की सवाबदीदी इख्तियार है बेंच बनाने का, वो बाहमी मुशावरत कर सकता है, मशवरा कर सकता है, और लोग चीफ जस्टिस करते भी हैं, लेकिन प्रेरोगेटिव चीफ जस्टिस का है वो अनकम्प्रोमाइज्ड है। और दुनिया के अंदर यही प्रिंसिपल है, कहीं भी चीफ जस्टिस अपने ऑफिस की पावर्स को किसी से शेयर नहीं करता, ना ही उस पर कोई कदगन लगाई जा सकती है। तो ये कोई पाकिस्तान में ही ये बात माना, जो ये लोग कह रहे हैं हम इस 8 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानेंगे, इसे तहरील किया जाए, क्या ये तौहीन अदालत के जिम्मे में आएगा कि 8 जज साहबान को, जज को तस्लीम ही ना बेंच को तस्लीम करना? सर, पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि जज की ज़ात के ऊपर आप पार्लियामेंट के अंदर भी एडवर्स कमेंट नहीं कर सकते। महज़ब माशरों का असूल ये है कि आप अपनी बात को एक अच्छे असलूब के अंदर पेश करें। ये पाकिस्तान में एक अजीब तमाशा बन चुका है कि जजों के ऊपर बहतानबाजी की जाती है और एडवर्स क्रिटिसिज्म किया जाता है। आइन और कानून के मुताबिक बेंच की फॉर्मेशन पे कोई इतराज़ किसी को नहीं हो सकता। अब ये लार्जर बेंच होना चाहिए, फुल कोर्ट होना चाहिए, ये बातें अपनी गुजारिशात पेश करें। को रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस के साहब के ऊपर है, वो चाहें इसको रद्द कर दें। अच्छा, ये बताइए सिद्दीकी साहब, अभी आपने कहा कि अगर सदर मोहतरम इस पे साइन नहीं भी करते तो ये बिल बन जाएगा। नोटिफाई होने का क्या मतलब है? आप कहते हैं कि जब तक नोटिफाई ना हो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो नोटिफाई का क्या प्रोसीजर है जिसके रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? सर, जो पाकिस्तान के अंदर तमाम जो ऑफिशियल एक्ट हैं उनकी गज़ट होना ज़रूरी है, और गज़ट जो है वो एक आम फहम में आप ये समझें कि वो हुकूमत का एक अखबार है। उसकी गज़ट नोटिफिकेशन के अंदर उसकी वैरासिटी और लीगल एग्जिस्टेंस जो है वो पब्लिक एट लार्ज को कम्युनिकेट हो जाती है। और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट गज़ट ना हो तो मुझे और आपको क्या पता क्या कानून पास हुआ है, उसमें कौन से अल्फाज हुए हैं, कौन से अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। तो उसका मतन जो है, उसकी वैरासिटी और उसकी जेन्युइननेस जो है, प्रिज्यूम ये किया जाएगा जो चीज़ गज़ट है वो जेन्युइन इंस्ट्रूमेंट है जो गज़ट हो रहा है। और अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को गज़ट होने से रोक दें तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। नहीं, ऑन इट्स ओन गवर्नमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है तो ये तो सारे काम खुद ही करी जा रहे हैं, सारे इख्तियारात तो उन्होंने ले लिए हैं, तो ये अपने तौर पर भी इसको नोटिफाई करके गज़ट का हिस्सा बना सकते हैं। और उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? सर, कंटेम्प्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई करना। लेकिन आप सर इसको इस तनाजुर में देखें ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन तो उस वक्त हो चुकी है, 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, उस पर सुप्रीम कोर्ट को 2 दफ़ा इंटरफियर करना पड़ा है। इस वक्त पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती जो है वो एक बहुत नाजुक और बहुत डिस्प्यूटेड इशू बन चुका हुआ है। आइन तो प्रैक्टिकली वायलेशन हो चुकी हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। तो उसके तनाजुर में ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है। अगर जिस मुल्क में आइन नहीं तो फिर आम आदमी दाद रसी के लिए कहाँ जाए? अगर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो अल्लाह की अदालत, अगर उस 8 रुकनी बेंच को हुकूमती जमात बैठ के सख्त तनकीद का निशाना बनाती है, कहते तहलील करो, हुक्मन कहती हैं, तो इस बारे में क्या हमारा अदालती मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? सर, अदालत का मुस्तकबिल इस मुल्क के साथ वाबस्ता है। तमाम इंस्टीट्यूट जो हैं वो सोसाइटी की जो स्टेट है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। दे आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी जिस ज़बू हाली का शिकार है, हमारे इंस्टीट्यूशन भी वहाँ सर्वाइवल की एक जंग लड़ रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त पार्लियामेंट कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसग्रेस कर रही है और आइन की वायलेशन हो रही है, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ डायरेक्टेड नहीं है। इलेक्शन ना कराना, कभी ये हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट ये कहे कि प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे,
फ्रेंच जो सूबाई खुद मुख्तारी जो है, प्रोमिसेस जो हैं उसके अंदर सुप्रीम है। तो फेडरल गवर्नमेंट को क्या लगे कि प्रोमिसेस में इलेक्शन होने या नहीं होने, लेकिन आपके सामने इस वक्त सारा टर्मोइल तो आपके सामने मौजूद है। इम्तियाज साहब, सवाल तो मैंने ये करना था, आइन में वाशगाफ लफ्जों में लिखा है अगर कोई असम्बलियाँ तहलील होती हैं, जैसे कि अदम एतमाद लाना आइनी असम्बलियाँ तहलील करने में 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन इस हुकूमत को कोई नहीं पूछ रहा। निगरान हुकूमत भी एज इट चल रही है। वफाकी हुकूमत अल-एलानिया वज़ीर दाखिला साहब ने फरमाया है 8 मई तो दरकिनार, 14 मई तो दरकिनार, हम अक्टूबर में भी नहीं कराएंगे। तो ऐसे में आप कहां से देख रहे हैं आइन? वो तो कह रहे हैं हम नहीं कराते इलेक्शन। आप सही कह रहे हैं भट्टी साहब। आप यकीन जाने कि मेरा 32वां साल है प्रैक्टिस करने का, और अल्लाह ताला ने मेरे पे बड़ा करम किया है, लेकिन कई दफ़ा रात को नींद नहीं आती। ये आइन जो है, ये रूल ऑफ लॉ महज़िब कौमों के लिए, पढ़े लिखे कौमों के लिए, जिस तरीके से हमने इसकी पामाली की है वो आपके सामने है। पाकिस्तान में जिसकी इस्तात है वो पाकिस्तान मुल्क छोड़ के जाना पड़ता है। कौम डीमोरलाइज्ड है, लीगल फ्रेटर्निटी डीमोरलाइज्ड है, पढ़ा लिखा आदमी डीमोरलाइज्ड है, इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ब्रेक हो चुका हुआ है। अल्लाह सब ये एक रहनुमाई फरमाए, अगर जैसे आजकल पार्लियामेंट हावी हुई या कानून साजी, उनका हक है, अगर ये कानून साजी कर देते हैं इसको नल वाइड कि जी बेंच का बनाना अख्तियार पार्लियामेंट के पास होगा, तो क्या वो लीगल होगा? उसे गजट करा दिया जाए तो कि आइंदा हाई सुप्रीम कोर्ट का बेंच पार्लियामेंट बनाएगी। अटरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसग्रेस है ये। तो आप कह रहे हैं ये आइन की वायलेशन है, तो दूसरी तरफ आप खुद फरमा रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन ना कराना आइन की वायलेशन है, उसकी तो उन्हें कोई सजा नहीं दे रहा। तो जब जजा सजा होगी नहीं तो फिर वायलेशन होती रहेगी। सर कौन सजा देगा? कौम हैरानो परेशान है, कौन इकोनॉमिक बर्डन के तहत टूट फूट का शिकार है। मैं तो व्हाइट कॉलर बैकग्राउंड से आया हूं। माहिर तो आप हैं, इसका जवाब तो आपने लोगों को देना है। बड़ी साहब, इन्होंने जो एक बड़ी अहम बात की, एक तो इकोनॉमिक मेल्टडाउन, और साथ इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन भी हो रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया इम्तियाज सिद्दीकी साहब, आपने हमें एनलाइटन किया बड़ी साहब। लेकिन बड़ी साहब मैं यही तरफ लेके आता हूँ, यानी जो दो नुक्ते मैंने उठाए कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन तो हो गया इन नालायकों की वजह से, ये जो सारे नौसरबाज और हेरा फेरी, एक कानूनी आप मुझे बताएं कि हम आईनी तौर पर भी फारिग हो रहे हैं। आपने इकॉनमी तो ज़मीन बहुत हो चुकी है, उसमें तमाम माशी एक्सपर्ट कह चुके हैं, उसमें इबहाम नहीं रहा। मेरा ख्याल है हम सैकड़ों, हजारों नहीं तो सैकड़ों कर चुके हैं। इम्तियाज कैफी साहब को आपने जाना दिया, सदीकी साहब से रहनुमाई चाह रहा था। एक तरफ एक आईनी माहिर कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन ना कराना, समझे आइन सस्पेंड हो गया, तो इनको कौन सजा देगा जो इलेक्शन नहीं करा रहे? इसका मतलब है कि आईनी तौर पर भी फारिग, माशी तौर पर भी फारिग, सियासी तौर पर भी फारिग और अखलाकी तौर पर भी फारिग। करप्शन में हमने छक्के मारने हैं। काजी साहब ये अलमिया है, वो कह रहे हैं मैं सो नहीं पा रहा। अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अजहर सिद्दीक साहब थैंक यू वेरी मच। मैं सुना, मैं आपके हवाले से कुछ बुरी खबरें भी सुनी, एक तो उसके बारे में आपसे पूछना चाहेंगे। दूसरा ये बताएं, मुझे ऐसे क्यों लगता है, मुझे गलत लगता है, मुझे नजर ठीक नहीं आ रहा कि ये किसी प्लाट पर कब्जे की लड़ाई हो रही है या आइन और कानून का कोई खेल हो रहा है। अजहर सिद्दीकी साहब, सॉरी अजहर सिद्दीक साहब जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखें, ये बुनियादी तौर पर तो पार्लियामान में चंद बैठे, मैं गुंडे का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो बुरा ना मान जाए, और लेकिन जो कब्जा माफी है वो सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा करना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पे अपने हेजमनी या होल्ड और कंट्रोल चाहते हैं। और ये वही लोग हैं जिनके बारे में गॉड फादर और सिजिलियन माफिया के अल्फाज हमारी इन अदालतों ने इस्तेमाल किए थे। फिर एजाज अफजल साहब ने जो उस पनामा बेंच के हिस्सा थे, उन्होंने उनके चेहरे बेनकाब रख के रख दिए हैं। और अभी आप ये सिस्टम लरसता है, जिनसे टांगे कामती है, जिससे सिस्टम की कि वो लोग हैं अनटचेबल हैं, कि जो कहा जाता है इमरान खान के बारे में कह रहे हैं कि वो लाडले ये लोग हैं। आप देखिए तो सही कि वो आदमी जो पाकिस्तान आने से घबराता था, आज वो उम्रा, अच्छी बात है उम्रा करने के लिए, लेकिन कहाँ सहारों में कि वहां बैठकर, और वो पाकिस्तान आने की तौफीक नहीं हो सकी। वो वजह क्या है कि वो लाडला है सिस्टम का। अब ये लोगों का क्या प्लान था वो अदर सदीक साहब माजरत के साथ, एक तो आपके घर पे
फायरिंग हुई और पेट्रोल, हम उसकी सख्त शदीद मजम्मत करते हैं और तकलीफ दे हैं कि आपने अदलिया की बहाली में मुशर्रफ दौर में हर अव्वल दस्ता किया और हम भी गुमनाम सिपाही थे उसके। एक गुजारिश ये है कि क्या हुकूमत तो बरमला कह रही है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, आज जो 8 रुकनी बेंच है उसको हम तस्लीम नहीं करते, तो क्या आप आइन की हुक्मरानी इस मुल्क में देख रहे हैं या माफिया या सिलसिला माफिया या गॉड फादर का फ्यूचर ज्यादा रोशन है इधर? देखिए, ये लड़ाई इसी तरह की है भट्टी साहब। आपने देखा कि ये इस वक्त वोकला के ऊपर दहशतगर्दाना हमला, ये बराह रास्त हुकूमती लोग ये इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। मैं FIR तैयार कर रहा हूँ, उसमें नाम नॉमिनेट जो लोग कर रहे हैं वो आ जाएंगे। आप सब लोगों ने देख लिया, 4 दहशतगर्द आए मेन रोड के ऊपर डिफेंस के इलाके में, बड़े दीदा दिलेरी से आकर बम बनाकर जलाकर फेंक कर फायर करके और बड़े आराम से चले गए। जहाँ निगरान हुकूमत बैठी है तो यहीं से अंदाजा लगा लें कि जो आवाज इन लोगों के खिलाफ उठ रही है पहले तो उसको दबाना है। और पहले आपने साहब ने देख लिया अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ। मैं इस सारे वाक्यों को अरशद शरीफ के सानिया की तरफ में जोड़ता हूँ। ये क्या कुछ हो रहा है, ये हमें इन सब चीजों को मिलाकर पढ़ना है। और अगली बात ध्यान में रखिएगा, ये इनकी खाम ख्याली है, ये इनकी गलत फहमी है कि वोकला बरादरी इनको कब्जा करने देगी। ये मिरास नहीं है इन सियासतदानों की, जाएं जाकर अपने घरों में जाकर कब्जे करें। इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अवाम का कब्जा है, ये अवाम के दिलों में रहती है। और आज भी देखना आपने कितने वोकला वहां पर खड़े थे। और हमारी ये रेड लाइन है चीफ जस्टिस, याद रखिएगा, हमारी अदालतें रेड लाइन है। और ये हमें क्या नजर आ रहा था ना कि ये हम केस जीत जाएंगे। उनके प्लान तो यही थे ना कि हम ये केस बड़ी आराम से जीत जाएंगे, और इस काम को ले जाने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ काम किया है। अगर सदीक साहब गुजारिश ये है, आप एक आईनी माहिर हैं, आप पब्लिक इंटरेस्ट की भी अक्सर बहुत ज्यादा जदोजहद करते हैं, आप किसको आपसे खतरा है? कौन मुबैना तौर पर आप पर हमला कर सकता है? कोई जाती दुश्मनी है या इस केस की वजह है? क्या वजूहात है हमले के बाद नजर में क्या लगता है? आप यूं देखें कि अरशद शरीफ की क्या किससे दुश्मनी थी? अरशद शरीफ की इस निजाम के साथ दुश्मनी थी कि वो निजाम को आप मुझे जानते हैं, काजी साहब मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, और अरसा दराज से आप हमें देखते आए हैं कि मैंने इन माफियाज के अगेंस्ट 56 कंपनियों का केस ले ले, मेट्रो ऑरेंज देख लें, मैंने हुदैबिया के हवाले से मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया, मैंने को कम केसेस किए हैं, मेरे खिलाफ क्या क्या कुछ होता रहा है, आप अंदाजा लगा लें। और अभी भी आप जरा समझिएगा कि हो क्या रहा है। बात बड़ी सीधी सी है, अब नजर नहीं आ रहा। इन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन करना था, निगरान हुकूमतें इनके कब्जे में, और इलेक्शन कमीशन इनकी एक बांदी की तरफ बना हुआ है। ये काम, ये सारा कुछ, ये हो ही कुछ नहीं सकता था, ये हो ही कुछ नहीं सकता था। सारे का सारा ये निजाम खत्म हो जाना था। सिद्दीक साहब, मैं एक कानूनी नुक्ता आपसे भट्टी साहब आपकी इजाजत से पूछना चाहता हूं कि तहरीरी तौर पर हुक्म जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो कानून इन्होंने प्रोसीजर बिल बनाया है जज साहब को, यानी उनके विंग्स क्लिप करना कह लें तो, या उनकी इख्तियारात को महदूद करना, तो अब इस कानून का क्या मुस्तकबिल है आपकी नज़र में? अभी हम इम्तियाज सिद्दीकी साहब से भी पूछ रहे थे, आपकी क्या राय है? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर आज के आर्गूमेंट बड़े अच्छे इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने किए हैं, और हमने प्रिंसिपल ये तय किया था कि ये इस बात को लीड करेंगे। या 6 चीजें बड़ी बातें हैं। एक तो अदलिया की आजादी कॉम्प्रोमाइज हो गई है कि बाहर बैठे पार्लियामेंट के आकर वो कब्जा करेंगे, वो बताएंगे हमें कि हमने बेंच कैसे बनाना है, किस तरह बेंच बनाना है, क्या होगा, किस तरह होगा। फिर सबसे बड़ी बात जो है कि आर्टिकल 191 जो रूल ऑफ प्रोसीजर की बात कर रहा है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर रहे हैं अपने, तो ये जैसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर सेट करती है नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली, ये सारे सेट करते हैं। फिर आप आ जाए एंट्री 40, एंट्री 70, एंट्री 55 जो है आर्टिकल 70 के तहत, अगर आप देखें तो उसमें अदलिया सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। भट्टी साहब, उनकी आवाज जरा दोबारा हम राब्ता करते हैं, लेकिन भट्टी साहब मैं एक ब्रेक लेता हूं, मगर एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। भट्टी साहब, अगर ये कानून बन जाते हैं तो क्या फिर ये भी हो सकेगा कि 5-6 हाउसिंग सोसाइटियों के मालिक मैं ये सवाल भट्टी साहब मैं कर रहा था, तो अगर ये कानून बनता है तो कल मेरा केस जाता है, हाउसिंग सोसाइटियों का जाता है, तो वो अब कहेंगे कि जनाब हमें ये जजेस चाहिए, ये नहीं चाहिए, फिर उनको भी ये राइट मिल जाएगा अगर ये कानून बनता है तो? देखिए कादी साहब, जी बताएं। अब तक तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के हर हुक्म की अदूली हमारे सियासतदान कर रहे हैं, बड़ी तकलीफ दे, बड़ी काबिल मज़म्मत, और अपने मुस्तकबिल को
तारीख खंदेरों में फेंकने वाली बात आईन है। जब फारूक हो गए तो फिर मुल्क में क्या रहना, वो ठीक है, लोग भाग गए बताए ना, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पर हुक्मरान बैठ के कहें कि आपका ये बेंच ठीक नहीं है, इसे अभी तहलील करें, यार व्हाट इज दिस भाई। बट साहब उन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन किया, अदर सिद्दीक साहब थैंक यू, दरमियान में कुछ राब्ता हुआ था, तो फिर अवाम का भी अधिकार होना चाहिए, उसका भी इख्तियार होना चाहिए। कहीं कहेंगे जी मेरी मर्जी का जज होगा तो फिर ही मैं इंसाफ दूंगा, तो ये क्या एक अनार्की, एक इकोनॉमिक अनार्की तो हो ही गई है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अनार्की भी होगी। फिर बड़ी साहब चले मैं आप ये सवाल उनसे राब्ते की कोशिश करें, बड़ी साहब पीछे रह की गया फिर सेमलेस ऑफ लॉ, कोई कहानी काई सब अमलन में इत्तेदाद एहसन साहब को करता हूँ, सलमान राजा साहब को करता हूँ, वो कह रहे हैं अमलन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना गया और 90 दिन में इलेक्शन नहीं करे गए, पाकिस्तान में आइन सस्पेंड हो चुका है। ये उन आइनी माहिरीन का कह रहा हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त बाबर अवान साहब भी यही फरमा रहे थे, इस वक्त वतन अजीज में कोई आइन नहीं, क्योंकि आइन में 90 दिन में इलेक्शन कराना और 90 दिन से एक दिन भी ऊपर निगरान हुकूमत नहीं जा सकती। इधर तो मुझे हैरत है कि आज हुकूमती इत्तेहादी बैठ के कह रहे हैं 8 रुकनी बेंच जज साहबान, ये गलत है, इसे फौरी तौर पर तहलील किया जाए, हम इसको नहीं मानते। मुझे समझ नहीं आ रही, कल को ये अधूरी असम्बली, ये पूरी असम्बली नहीं है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसमें पीटीआई की नहीं है, 13 मुख्तलिफ जमातें हैं। अगर ये आइन कर देती है कि आइंदा पार्लियामेंट में से 6 महीने में, साल में पार्लियामेंट का एक बंदा एज ए चीफ जस्टिस होगा, ये कानून साजी कर देते हैं, तो क्या ये इंप्लीमेंट होगा? मैं आपसे सवाल करता हूं। मैं इस सवाल का इस ब्रेक के बाद बड़ी साहब आपसे सवाल करूंगा, काउंटर क्वेश्चन करूंगा। इस तरह तो किसी डिक्टेटर ने भी नहीं किया था, इस तरह तो आइन और अदालतों पे कब्जे की कहानी जो है, अगर हम देखें जो मोनार्कीज हैं, इधर हम इधर देखते हैं, वो भी कोई कानून का थोड़ा बहुत शक्ल रखते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये वतन किधर जा रहा है? बड़ी साहब आपसे पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। अच्छा बड़ी साहब, अभी 2-3 दिन पहले 76 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स जारी किए हैं हमारी वजारत, क्या कहते हैं उसे, वजारत बराए तरक्याती अमूर ने, मगर हमारे पास 21 अरब रुपए इलेक्शन के लिए नहीं। अच्छा देखिए कितने अरब किए इन्होंने? 76 अरब रुपए इन्होंने मंजूर किए बगैर तरक्की के लिए। तरक्की सिर्फ इनकी जेबों ने की मुबैना तौर पर। काजी साहब गुजारिश ये है कि जिस तरह इन्होंने अब आइन पर हमला शुरू कर दिया, अदालतों पर हमला शुरू कर दिया, याद रख ले अचानक मरियम नवाज सऊदी अरब नहीं गई, इस स्क्रिप्ट का हिस्सा थी, और इमरान खान की मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, उनको भी खतरा है। ये खेल कोई ही और बैरूनी ताकतों से खेला जा रहा है और मुल्क में माशी तबाही आप मुझसे ज़्यादा साहिब इल्म है, सियासी अज़्म इस्तेकाम है। अब आपने एक नहीं, 2 नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 8 काबिल एहतराम सीनियर जस्टिस साहबान को मुतनाज़ा बना दिया है। क्या आप ये पीडीएम के चंद सियासतदानों के अलावा 22 करोड़ अवाम वाजिबुल कत्ल है, इनके कोई हकूक नहीं है? ये मजाक नहीं काजी साहब। देखिए एक आधे जज साहब पे आप कुछ इख्तलाफ कर सकते होंगे, 8 जजवर ना करना और आइन के तहत 90 दिन में ना इलेक्शन कराने के तहत अगर आप सुने यूसुफ रजा गिलानी जा सकते हैं, तनवीर इलियास आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर एक हाई कोर्ट गए हैं, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने यूं किया है, तो क्या ये लाडले हैं निजाम के? ये तोहीने अदालत करे तो जायज। एक खबर और आ रही है, नहीं ये तोहीने ज्यादा जायज नजायज भी होती है क्या? तोहीन होती है। बड़ी साहब ये कह रहे हैं कि ईद की छुट्टियों में कोई ये हुकूमत कुछ जरा ज्यादा एक्टिव हो जाएगी या कुछ करेगी? नहीं सर, मैंने मुराद सही साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि इमरान खान साहब को मज़ीद एहतियात की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं हुकूमती कि इमरान खान को सियासी मैदान में हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जितनी देर ये इक़्तिदार में रह रहे हैं इसका बेनिफिशरी सारा इमरान है, अवाम बहुत ज़्यादा उसकी तरफ जा रही है और इस हुकूमत पर एक तो इनके पास माशी तबाही की, सियासियत में इस्तेकाम किया, अब जिस तरह आइन शिकनी कर रहे हैं, लोगों का गमो गुस्सा, वकला का, जज साहबान का, आम शहरियों का सख्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। इसी महीने 2 महीने में 1,07,000 लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। ना कोई 27,000 वतन अजीज में ना कोई अपनी इज्जत महफूज समझ रहा है।
ना कोई अपनी जायदाद में समझ रहा है, ना अपना पैसा समझ रहा है। वो कह रहे हैं ये तो चंद खानदान का मुल्क है, ये तो अदलिया को भी नहीं मानते, ये तो अक्सरियती जमात तरीके इंसाफ को भी नहीं मानते, ये तो कहते हैं जो हम कहें वो कानून है। 8 जज साहबान पर एतराज लगाना मेरी समझ से बाहर है कि भाई 1-2 पे आपके खदशात हो सकते हैं। कल को ये फुल बेंच बना देते हैं चीफ जस्टिस साहब मोहतरम उमर अता बंदयाल साहब, ये उनमें कहते नहीं ये 5 जजों पे हमें एतराज है, इसको निकालो, हमारी मर्जी के ये रखो, तो फिर काजी साहब पार्लियामेंट की ही अदलिया क्यों नहीं बना देते? भट्टी साहब अब देखें ना, एक बहुत मैं बड़ा लीगल अच्छा, आमद शेर अली साहब अगर चीफ जस्टिस बन जाए अदलिया में और वो फैसले सियासतदानों के करें क्रॉस द बोर्ड फैसले, तो कैसे फैसले आमद वक्त मैं होंगे? ये इसका में भी आपको जवाब देता हूँ, लेकिन मैंने पहले इसका जवाब दे। आप मुझे फंसा के हमेशा आप स्लिप हो जाते हैं पतली गली से। इन्हें वही चाहिए, इन्हें आबद शेर अली चाहिए, इन्हें जस्टिस मलिक कयूम चाहिए। आजम नज़ीर तारड़ साहब जो कि खुद एक लीगल माइंड है, मैं बड़ा एक वकील के तौर पर बड़ा उनको फॉलो भी करता हूँ और उनका एहतराम भी करता हूँ। सुनते हैं वो क्या फरमा रहे हैं। हमारी जो सूरत हाल है हम समझते हैं ये बहुत अलार्मिंग है। मौजूदा बिल को प्री मैच्योर स्टेज के ऊपर एक सिलेक्टिव बेंच बना के उसके सामने लगाना, जिसमें कि सीनियरिटी के तमाम असूलों को नजरअंदाज कर दिया गया है। 2 सीनियर मोस्ट जज साहबान जो हैं वो नहीं हैं, बल्कि पिक एंड चूज के जरिए 8 रुकनी बेंच जो बनाया गया। ये तो फिर इस तरह करते हैं कि वजीर कानून साहब को इख्तियार दे दें चीफ जस्टिस के। मैं एक बात करता हूं। नहीं भट्टी साहब, मेरा सवाल पहले सुन लें। जो बात इम्तियाज सिद्दीकी साहब करके गए हैं, मिसाल के तौर पर आप यहाँ बैठे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो नाल एक कमेटी बना दी है कि जनाब इन्हें कुछ पूछ के भट्टी साहब काम, तो मैं तो आधे मिनट में रिजाइन दे दूंगा क्योंकि काम ही। अच्छा मेरी बात सुने, कहते हैं सिलेक्टिव, खुदा का खौफ करो। पहले इमरान खान को आप कहते थे ये सिलेक्टिव है, सिलेक्टरों को नहीं छोड़ेंगे। अगर हम जियाउल हक को कहें कि उसका सिलेक्टेड थे नवाज शरीफ, तो फिर तो बात बनती है ना। मैं गुजारिश करता हूं, ये तो एक प्रोसीजर में आए हैं। आजम नज़ीर तारड़ साहब के कजन है, हुमायूं बशीर तारड़ हमारे दोस्त हैं। इन्होंने 3 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान की कासिम सूरी पर तो लिया था सो मोटो, उमर अता बंदयाल साहब, मुनीब अख्तर साहब, एजाजुल अहसन साहब, जमाल मंदोखेल, उस वक्त इन्होंने सिलेक्टेड क्यों नहीं कहा था? उस वक्त भी तो 3 थे यार। ये क्या है काजी साहब? अच्छा, 1 साल पहले जाते हैं यही जज साहबान, इनमें से 3 जिनको सबसे ज्यादा इतराज है, कासिम सूरी की रूलिंग उन्होंने खत्म की थी, आज करें भाई क्या ये किस तरह इन्हें जज बनाने का, बेंच बनाने का? एक और अजीम लीडर जो है और बहुत बड़ा एक लीगल माइंड जो है अता तारड़ साहब, उनको भी सुन लें। पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को जो चैलेंज किया गया है, ये तौहीन पार्लियामान है। और पार्लियामान क्योंकि सुप्रीम इदारा है, तो ये काबिल कबूल नहीं होगा कि आप तौहीन पार्लियामान किए जाएं और आपका अपना इदारा इतना तकसीम हो कि उसके अंदर 2 लोग आपस में बैठने के बात करने के रवादार ना हो। तो क्या अभी भी ये तकसीम शुदा इदारा जिसके तनाजात हल होने को आ ही नहीं रहे, वो मजीद इस तनाजे को गहरा किए जा रहे हैं? अब अगर जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव का रोल भी अज्यूम करना है, उसके साथ साथ लेजिस्लेचर का रोल भी अज्यूम करना है, तो फिर ट्राइकोटमी ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर जो आइन के तहत जिसकी डिवीजन और सेपरेशन बड़ी क्लियर है, वो किधर जाएगी? भट्टी साहब, अदालत चलो जी तकसीम है, तो पार्लियामान क्या है? और 150 बंदा बाहर बैठे हुआ, कभी उनके इस्तीफे मंजूर करते हो, कभी निकालते हो। और आपने कि कौन सी पार्लियामान जिसमें राजा रियाज जैसे बंदे को, जो कल असेंबली के फ्लोर पे कह रहे थे, जिसका मतलब ज्यादा जमान में था, मेरे काम ते करो, मुझे तो वजीर पहचानते ही नहीं है, कितना साथ दिया मैंने आपका। कादी साहब, आप ट्राइकोटमी की बात करते हैं और मुलाजमत करें जिनकी आप मुलाजिम हैं। चले गुजारिश है, अता तारड़ साहब नहायत काबिल एहतराम, बड़े दूर हर मुलाजिम काबिल एहतराम। मैं सुन लें, मैं खुद मुलाजिम बहुत है। कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की तौहीन नहीं करनी, अदलिया के 8 जज साहबान की कर रहे हैं। तो यार अपनी पार्लियामान तो देखो, पहले आधी बार बैठी हुई है। सुन लेना, पार्लियामेंट में आपने अपनी अपोजिशन जमात के इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ और हजारों मुकदमा पीटीआई पे है, ये पार्लियामेंट का मकाम है। आसिफ अली जरदारी की जुबान हाउस से निकलने वाली हुकूमत पार्लियामान, फजलुर रहमान ने बेनजीर की हुकूमत को कहा इस्लाम में औरत हुक्मरान नहीं। अच्छा, ये अता तारड़ साहब बहुत काबिल आदमी है। इनके दादा ना मियां शरीफ साहब को लतीफे सुनाया करते थे। कोयटा फेम वाले, क्या नाम था उनका? कोयटा फेम, रफीक तारड़ साहब। वो एडिशनल सेशन जज बनी हुए थे, अल्लाह ताला उनके दर्जा। और अता तारड़ साहब 2003 में नवाज शरीफ साहब ने 35,000 में मुबैना तौर पर इन्हें मुलाजम रखा था जाती उमरा। क्या मतलब, ये क्या कह रहे हैं आप?
मैं लतीफा सुना रहा हूं, मैं दोबारा सुनाऊं ना, मेरे मुंह से कार्टून बने हैं। क्या मुलाजिम क्या रखा था इन्हें मतलब उधर प्रोटोकॉल अफसर ये वो जो भी है घर के काम 35,000। फिर उसके बाद 2008 में इनकी हुकूमत आ जाती है, इन्हें सरकारी प्रोटोकॉल ग्रेड 17 का रख दिया गया। मरियम साहिबा के काम, तमीना दुरानी साहब के काम, मतलब काबिल एतमाद है ना। हाँ जी, काबिल लोग एतमाद तो है। चाहिए होते हैं ना। फिर जब पनामा केस आया तो इनको दोबारा 1,20,000 पे मुबैना तौर पर इख्तलाफ करना इनका हक है। सरकारी तनख्वाह लगी। नहीं, पहले तो 2008 में जो जिते ना तो फिट करता सरकार प्रोटोकॉल अफसर 17 में ग्रेड का ठीक हो गया, काम करे जो उन्हों का जाती उम्र तनख्वाह इधरों ली। अब माशाल्लाह ये बहुत ज्यादा मिनिस्टर है ना, यानी मिनिस्टर भी हैं और कब कुछ है। बेसिकली मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सब दोनों के करीब हैं, और अदलिया पर किसी पर हमलावर करना, और नून लीग ने 3-4 लोगों का इंतखाब किया और सारे ही अच्छे आदमी राज चौधरी साहब हो गए, ये हो गए जो ज्यादा साहिब इल्म है लेकिन इल्म से दूर हैं, वो इन पर हमला किया जाता है। और अता चॉइस कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की तौहीन नहीं होनी चाहिए। यकीनन मैं सही कहता हूं, लेकिन मैं ही अता तारड़ साहब से गुजारिश करता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होनी चाहिए? क्या इमरान खान के 155 बंदों ने इस्तीफा दिया, क्या वो कबूल नहीं होना चाहिए था? क्या जिस आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन कराओ, वो नहीं होने चाहिए थे? यार ये मेरी मर्जी की और अपनी मर्जी की तौहीन ना रखे, कानून सबके लिए। भट्टी साहब, मैं पार्लिमान की सबसे ज्यादा हम इज्जत करते हैं, उसके लिए हम जिंदगी में लड़े भी हैं, मगर जो छांगा मांगा पार्लिमान है, जो सिंध जो हाउस पार्लिमान जहां से निकली है, और यार अपनी इज्जत आप बनाओ। अच्छा जरा सद कैसर साहब जो स्पीकर हैं असेंबली के, वो कुछ फरमा रहे हैं, सुनते हैं। अब कहते हैं कि मेरी रूलिंग को अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ओवर रूल कर दिया था तो हमने इन्हें तो मान लिया था। देखिए कैसा साहब, यही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ हो सकता है, जजों के कंडक्ट पे नहीं बहस हो सकती। बदकिस्मती ये है कि तरीके इंसाफ ने मनोअन फैसला कर लिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला क्यों कर रहे हैं? उसकी एक ही वजह कि सिर्फ इलेक्शन पे ना जाना पड़े, इमरान खान को रोक। और वो इसलिए कि मियां साहब अब जीत नहीं सकते, मियां साहब अब इलेक्शन नहीं जीत सकते। आज आप खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, इमरान खान को माइनस करे। मैंने पूछा, टाइम बड़ा कम है भट्टी साहब, सदर साहब को क्यों ये कहना पड़ा कि मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए? उन्हें क्या खतरा था? क्योंकि देखिए काजी साहब, हमारी जो फौज है तो उसका तो बिल्कुल हमें ये नहीं लगता कि उनका काजी साहब पाक फौज नहीं कराएगी, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद में जितनी नफरतें और इंतशार है, इन्हें सिर्फ एक इकट्ठा इमरान खान की मकबूलियत रख रही है। इस वक्त आसफ अली जरदारी शहबाज शरीफ को नहीं मिलना चाहते, लेकिन एक खौफ है कि अगर हम एक दूसरे से अलग हुए तो इमरान खान की खबर याद दिलाना चाहता हूं। आपने खबर दी थी कि हुकूमत के में ये भी राय है कि भले मार्शल लॉ लगे इमरान ना आए। बस यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये मौलाना फजलुर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद अननेचुरल है, गैर फितरती है। एक दूसरे के बारे में जो अल्फाज कहे हैं वो तारीख है। अब सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत, अवाम में इमरान खान का जोशो जज्बा, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को रोको, चाहे आइन टूटता टूटे, सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुलिया हो, तौहीन अदालत होनी हो, मार्शल लॉ लगना लगे, हमें इक़्तिदार से चमटे रहने दो। इस लाइक कि आप कोई बंदा कोई घर में से जाता छुट्टियों पे, कोई चोर घर में घुसा था और वो कहे नहीं जी नहीं जी भाजी घर से मेरा, घर उसका होगा नहीं। अगर मुल्क में कानून और आइन हुआ, पुलिस आके उसको लित्तर मार के निकाल देगी। हाँ, कानून ना हुआ और चोर पुलिस के साथ मिला हुआ तो फिर वो घर पे अपने नाम की नेम प्लेट लगा लेगा और मोहल्ले में चुदराहट करेगा। ये मैं आम मिसाल दिया, उसका सियासत से कोई वास्ता नहीं। भट्टी साहब, मैं देखिए, आपने दिल से ट्रेड यूनियनिज्म भी किया, आपने हमेशा कानून की एक अपने लेवल पे लड़ाई भी लड़ी। बहुत बड़ा पेशा है सियासत, बहुत बड़ा पेशा है सियासत, पैगंबरों का पेशा है। भट्टी साहब, अगर मैं आपका चपड़ासपन करना, चपड़ासी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं आपकी चपड़ासपन शुरू कर दूं और अपना मकाम जो है वो नहीं, भट्टी साहब ने कहा ये ठीक, और भट्टी साहब ने कह दिया अच्छा नहीं, ये जो नौकरी है, ये जो हमने मुलाजमत बना दिया है सियासत को, इस पर आप कुछ बात करें जरा, लास्ट मिनट है प्लीज। इसी वजह से सियासत खिदमत और इबादत थी, बदनाम हुई है कि क़यादत से कोई इख्तलाफ राय की जरूरत ही नहीं करता। तो अब मुखालिफिन को जाके गालियां दो, उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं। कोई जितनी गालियां देगा उस पार्टी का लीडर उतनी तारीफ करेगा। क्यों दानियाल अदीद को वजारत मिली थी, वो तलाल चोई साहब को क्यों वजारत मिली थी? निहायत काबिल एहतराम है। बदतमीजी का कल्चर है, यही हम
मीडिया में भी लाना चाह रहे हैं, जो साफी एक पार्टी का होकर दूसरे को गाली देगा, भाई मेरे लिए नवाज शरीफ भी काबिल एहतराम है, जरदारी साहब भी है, इमरान खान भी है, लेकिन हुकूमत जिसको होगी उसे जवाबदेह होना होगा कि आपने अवाम के हकूक पर अमल दरामद का हलफ लिया हुआ है। अगर हलफ की वायलेशन करेंगे तो बीइंग ए जर्नलिस्ट सवाल करना मेरा हक का जवाब आप ना दें। बड़ी साहब, मैं बस इस बात की क्लोजिंग करता हूँ, आपकी बात बड़ी होती है। बात यह है कि सारे कमीशन एजेंटी ना करें, सियासत करें, कमीशन एजेंटी ना करें। एक दिन वो आप कहते हैं अब कौन हो तुम लोग यार, ये आपको कोई खरीद नहीं सकता, किराए पे कोई भी ले जाता है। इस मुल्क को बचाना है तो अपना रोल दयानतदारी से अदा करना होगा। ये हमारा हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम था। मंडे को फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।